So let's talk about the chimney sweeper. What is chimney? In England, when William Blake was over there was another class who emerged from English people. So that class started taking work from the children. They hire children. They just buy them. They purchase them, and after purchasing, they are taking this tragic work from them. And how they take work? They just take the children's and they shave their head, and after shaving their head they say that you should go into the chimney, and over there you should have to clean this chimney, because that chimney was narrow enough. Like a healthy person, he can't go up to the chimney and clean it. So they need a child to clean that chimney, because the size of the child is quite smart. So being a smart person, being a child, you can hire the child and child can clean your chimney. तो ये क्या करते कि बच्चों को लेते, उन बच्चों से वो चिमनी साफ करवाते। इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उस इंडस्ट्री के अंदर वो चिमनी खराब हो जाती तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट बच्चों को हायर करते, बच्चों के मुंह काले हो जाते, सब्सटेंस उसे नाम दिया सूट का, वो सूट उनके मुंह पे लग जाता तो वो उनके सर शेव कर देते ताकि उनके सर के ऊपर वो जो कालक्सा है, वो जो ब्लैक कलर है, सूट जिसे कहते हैं, ब्लैक सब्सटेंस उनके मुंह पे और चेहरे पे ना लगे, तो इसलिए उनके हेड शेव कर दिए जाते और उन बेचारों से काम लिया जाता। तो विलियम ब्लेक ने उस चिमनी को कफन का नाम दिया है और विलियम ब्लेक ने उसके बारे में लिखा है और उन बच्चों के साथ उनकी अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, उन बच्चों की फीलिंग शेयर की है। यहाँ पे एक स्पीकर है जो ख्वाब देखता है और टॉम नामी एक लड़का, और वो उनकी सिचुएशन बताता है कि किस तरह से उनसे वर्क लिया जा रहा है। और सबसे पहले ये एक बिल पास हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों को हायर कर रहे थे, वो मोस्टली मदरसों से बच्चे ले जाते, गरीब बच्चों से ले जाते, गरीब पेरेंट्स से ले जाते। जैसे वो पिछली पोएम में वो डिस्कस करता है कि हार्लट जो हैं, जो इलिजिटिमेट रिलेशन बनाती हैं, जो सेक्सुअल औरतें थी, मिसाल के तो हार्लट, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह, जो मतलब बगैर शादी से के इलिजिटिमेट रिलेशन सेटअप करती हैं और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बच्चों को वो पैदा कर देती हैं और उनको फेंक देती या वो वैसे ही मदरसों को दे देते, और वो मदरसे जो हैं या जो सेंटर्स हैं उनको पालते, तो वो उनके साथ क्या सलूक कर रहे थे और उन बच्चों को मिसयूज किया जा रहा था। ये उन बच्चों की कैफियत बता रहा है, उन बच्चों की फीलिंग्स बता रहा है, उन बच्चों की कंडीशन बता रहा है। और अगर आप रिसेंटली देख लें तो अपने जरा मदरसों में देख ले जो बच्चों के साथ हो रहा है, तो इसी तरह अपने मदरसों में तो फिर भी कुछ कम है, वहां पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था, तो विलियम ब्लेक ने उनको लिया और उस टॉपिक को डिस्कस कर दिया। तो लेट्स सी, हम स्टैंजा वाइज इसको पढ़ते हैं और साथ साथ इसकी राइमिंग स्कीम भी फाइंड करेंगे। अच्छा, इतनी समझ आ गई जो मैंने चीजें डिस्कस की हैं? यस सर। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम और साथ साथ देखते हैं क्या कहता है। When my mother died, I was very young। यानी एक बच्चा है और वही स्पीकर है, वही अपनी दास्तां बता रहा है। मतलब स्पीकर वो होता है पोएम के अंदर जो अपनी कोई स्टोरी बताता है पोएम के अंदर, वो उसका पोएम का स्पीकर होता है। When my mother, जब मेरी मदर की डेथ हुई, I was very young, और मैं बहुत छोटा था। And my father sold me while yet my tongue, टंग होती है जबान, और मेरे फादर ने उस वक्त ही मुझे सोल कर लिया जब मैं बेयरली कुछ बोल सकता, स्केरली हार्डली कुछ बोल पा रहा था या चीख रहा था या बोल पा रहा था। while yet my tongue could scarcely cry, इसका मतलब यह है कि गरीब बच्चों को जब पैदा होते थे उस वक्त ही चिमनी को साफ करवाने वाले जो ओनर्स थे वो उनको परचेज कर लेते थे, उनको खरीद लेते थे। उसके बाद उन बच्चों को मिस यूज किया जाता, बाज़ औक़ात बच्चे जो है उस चिमनी के अंदर ही उनका दम घुटता और उस दम वहां पे वो अपना दम तोड़ देते, उनकी बेचारों की वहां डेथ हो जाती। तो उसने वो उनकी एक पोलाइट बना है, उनकी आवाज बना है, उनकी तरफ से वो आवाज दे रहा है। कहता है कि while yet my tongue could scarcely cry, मेरी उस वक्त आवाज जो है वो बड़ी मुश्किल से, कहता है, मैं चीख सकता था, जैसे वो बच्चा रोता है, पैदा होता है जब, वीप वीप वीप। So your chimneys I sweep, in a suit I sleep। सूट मीन के आपकी चिमनी लोगों की, उन ओनर्स की। यहाँ पे उसको कह रहा है योर चिमनीज किसकी है? इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे।
जो क्लास उभर के आई थी और वो लोगों को क्या करती थी, बच्चों को खरीद लेती और बच्चों से काम लेती। यानी मैं आप लोगों की चिमनी साफ करता हूँ, आई स्वीप, मैं साफ करता हूँ, एंड सूट स्लीप, और उसी सूट यानी वो जो मैले कचैले कपड़े होते हैं जिन पे सूट लगा होता है, वो ब्लैक सब्सटेंस लगी होती है, मैं उसी के साथ सो जाता हूँ। यहां तक क्लियर है? अगर ये आ जाए रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, यहां तक लिख सकती हो? Yes, sir. देखिए ये चीज है, असल में हमने ये चीजें फाइंड करनी। अब लेट्स फाइंड इसके अंदर है क्या। व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग। अब ये दोनों राइम लगती हैं, ए A, ए B, B. और ये बी बी, यानी इसके अंदर जो स्टैंजा चलेगा वो इस तरह का चलेगा। अच्छा, फिर बातें नोट करो। एक होता है एनाफोरा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक होती है इमेजेस, जो इमेज बना देता है माइंड के अंदर, जो इमेज बना दे उसे कहते हैं इमेजेस, इमेजरी। और यहाँ पे क्या इमेज बना रहा है, एक तो ये बना रहा है चिमनी। चिमनी का वर्ड जो है ये भी बना देता है इमेज, ऐसी इमेज आ जाती है फिर। Yes, sir. तो माई फादर येट माई मदर डाइड आई वॉज यंग। तो इस तरह के वर्ड जो आपके अंदर इमेज बना दें, हम उसको कहते हैं ये इमेजेस यूज हुआ है। फिर उसके अंदर सम टाइम वो पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करता है, ठीक है, बात चीजों को पर्सोनिफाई भी कर लेता है पोएट। फिर पोएट क्या करता है, एनाफोरा यूज करता है, एनाफोरा ये यूज करता है, और एलिट्रेशन यूज करता है, ठीक है। एक होती है एसोनेंस, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। एसोनेंस का मतलब होता है जब वावल साउंड बार बार, जैसे ये वावल, वॉक, ठीक है, वॉक, टॉक। अब ये इधर भी इस्तेमाल हुआ है, अगर एक और के साथ हो जाए तो हम इसे कहेंगे एसोनेंस। अगर कोई चीज में एक साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन कहते हैं उसको। लेकिन अगर खास वावल बार बार साउंड रिपीट हो तो उसे एसोनेंस कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। पर्सोनिफिकेशन, जब किसी जानदार चीज को हम पर्सोनिफाई करके जानदार शो करते हैं उसको कहते हैं पर्सोनिफाइड, एनाफोरा। और एक होता है इंजेममेंट। इंजेममेंट का मतलब होता है रन ऑन लाइन, ठीक है। जब ये दो लाइन, पूरी लाइन जो है, ये एक लाइन अपना मीनिंग ना बता सके तो आगे सेंस आगे ट्रेवल करके जा रही हो तो उसे कहते हैं रन ऑन लाइन, इसको इंजेममेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं कि पोएट ने इसके अंदर क्या यूज किया, इंजेममेंट यूज किया है, एनाफोरा यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, इमेजेस यूज किया है, मेटाफर यूज किया है। इससे वो आपसे बहुत मुतासर होगा कि इस बच्चे को पता है कि कैसे इसको एनालाइज भी करना है पोएम को। So there is a little Tom, Decrease, who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved. So I said, "Hush, Tom, never mind it. For one, your head's bare. You know that the suit cannot spoil your white hair." Had said bare hair, वही आ गया। अब यहां पे नोट करें, कुछ उसने लैम्प का जिक्र किया है, और लैम्प सिंबल किसकी है? Innocence. इनोसेंस की, ठीक है। लैम्प सिंबल किसकी है? गॉड की। लैम्प किसकी? क्राइस्ट की। लैम्प किसकी? वर्च्यूज की। लैम्प किसकी? गुडनेस की। ये सारी सिंबल, इसका मतलब है कि बच्चे को वो लैम्प के साथ भी कंपेयर कर रहा है कि ये गॉड की एक फार्म है। देयर इज अ लिटिल टॉम, और उनमें एक बच्चा छोटा सा था, उसका नाम था टॉम। डेक्री परेशान था, डिप्रेस्ड था, आइसोलेट बैठा था। हु क्राइड व्हेन हिज हेड, जब उसका हेड शेव किया गया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और वो क्यों शेव किया जा रहा है? कि वो इस चिमनी के अंदर जाए तो उसके मुंह पे वो सब्सटेंस ना लगे ब्लैक। क्यों शेव किया जा रहा है उसका हेड? कि क्योंकि बाल होते हैं, बाल के ऊपर वो उनके बाल, अंग्रेजों के बाल कैसे होते हैं, इंग्लिश पीपल के? वाइट, Brown. ब्राउन White. से होते हैं। तो जब उनके ऊपर ब्लैक कोई चीज लगी हो तो वो वाजे नजर आता है कि भाई इससे चिमनी का वर्क लिया गया। और बिल मैंने बताया था पास हो गया था 1788, और इस पे इम्प्लीमेंट जो शुरू हो गया था फाइनली 1842 में। लेकिन वो फिर भी उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है कि उस बिल से भी कोई खासा फायदा नहीं हुआ। बाज़ औक़ात देखे पाकिस्तान में कितने रूल बनते हैं, बच्चों का फिर भी रेप हो रहा है, बच्चों के साथ फिर भी Yes, sir. ज्यादतियां हो रही हैं।
क्या वजह है? क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे और वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होने देते थे, वो खरीद लेते थे उनको। There was a little Tom Decrease who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. So I said, और मैंने कहा, hush. हश यानी हश होता है कि वो एक जैसे वो एक्सक्लेमेशन, हश टॉम, देखो सुनो टॉम, मुझे सुनो, नेवर माइंड इट, यार दुख ना करो, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारा हेड शेव्ड हो जाएगा या बाल तुम्हारे उतर जाएंगे, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर्स, और तुम्हें पता है कि जब तुम चिमनी के अंदर जाओगे तो ये तुम्हारे हेड को स्पॉइल नहीं कर, हमारे तुम्हारे हेयर स्पॉइल नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। स्पॉइल का मतलब होता है खराब होना, योर वाइट हेयर्स, तुम्हारे सफेद बाल, ब्राउन बाल खराब नहीं। ठीक है, वो ये दूसरा स्टैंजा हो गया। देखिए अगर समझ आ जाए तो फिर बच्चा रेफरेंस भी बना लेता है, कॉन्टेक्स्ट भी बना लेता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी बना लेता है। कल मैं आपको खुद भी सिखाऊंगा कि ये चीजें कैसे होती है, इसकी असाइनमेंट अलग एक मैं आपको करवाऊंगा। आगे तीसरा स्टैंजा देखें, एंड सो ही वाज क्वाइट, और बिल्कुल खामोश हो गया ये सुन के, एंड दैट वेरी नाइट, उसी रात, एज टॉम वाज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट, साइट अ साइट, उसे विजन हुआ, उसे ख्वाब आया, जैसे ही टॉम सो रहा था तो उसे ख्वाब आया, फिर साइट हुआ एक, क्या सच अ साइट, दैट थाउजेंड्स ऑफ द स्वीपर्स, डिक, जो, नेड एंड जैक, ये सारे स्वीपर थे, बच्चे थे, ये हजारों बच्चे जो हैं, वर ऑल देम लॉक्ड अप इन द कफन्स ब्लैक। अब कफन ब्लैक क्या है बता सकोगी? ब्लैक, कफन ब्लैक, ब्लैक ये चिमनी है। चिमनी को वो क्या किससे कंपेयर करता है? इसको आपने इसको इमेज समझे, ये क्या है? इमेजेस। इमेज, उसने इमेज किसका दिया है इसे? कफन का, ये कफन है, कफन, ठीक है। उसने उसको क्या, एक कफन की इमेज से इसको कंपेयर कर दिया है कि जब वो अंदर चले जाते तो वो उनके लिए कफन बन जाता। और इंसान का बॉडी जो है वो भी एक कफन है उसकी रूह के लिए। इंसान की रूह जैसे ही इससे निकलेगी, वो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस इधर से निकल जाएगा और वो जाके फाइनल अल्टीमेट जो प्योर कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा? हम आजाद हो जाएंगे। वी आर लॉक्ड। जैसे वो उसने कहा था, ख्वाजा मीर दर्द, बड़ा मेरा फेवरेट पोएट था, मैंने उसको पढ़ा, वो कहता है कि हम दुनिया में आए थे तन्हा वले, अब साथ इसको भी ले चले। तो हम दुनिया में तन्हा आते हैं लेकिन साथ एक बहुत बड़ा वजन भी लेके जाते हैं, किसका? गुनाहों का, गिल्ट्स का, शेम्स का, रिजेंटमेंट का। ठीक है, किसी के साथ हम कुछ कह देते हैं, ये सारा कुछ हम माशरे से लेते हैं, चीजें आते हैं बिल्कुल साफ, लेकिन जब जाते हैं तो मैले कचैले होके यहाँ पे। एंड सो ही वाज क्वाइट एंड दैट वर वेरी नाइट, वेरी नाइट, उसी रात उसको ख्वाब आया, एज टॉम वाज स्लीपिंग एंड ही हैज सच अ साइट, उससे एक बहुत प्यारा ख्वाब आया, क्या थाउजेंड्स ऑफ द स्वीपर, डिक, जो, नेड एंड जैक, ये सारे स्वीपर जो हजारों थे, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन द कफन्स ऑफ ब्लैक, ये सारे ब्लैक कफन के अंदर फंसे हुए थे, कैप्चर्ड थे, लॉक्ड थे इस चिमनी के अंदर। ऐसी पता नहीं कितनी चिमनीज होंगी वहां पे। यहां तक क्लियर है? अब इसकी रैमिंग स्कीम फाइंड करते हैं। क्या राइमिंग स्कीम है इसकी? अच्छा जी, इसका ए बी बी, इसका बनता है ए, इसका ए बी बी, यानी पूरे सब में ही बी बी, इस तरह ए बी बी, ए बी बी, बी बी। यस, होप इट्स क्लियर नाउ। आगे देखें, कहता है कि and by came an angels who had a bright keys, and he opened the coffins and set them all free. Then dawn a green plains, leaping, laughing they run, and wash in the rivers and shine in the sun. समझ आ गई जो मैंने अभी पढ़ा है? इसमें क्या वो बता रहा है कि एक एंजल उसके ख्वाब में आता है उस बच्चे की, और उस बच्चे को, उन सब बच्चों को जो कफन के अंदर बंद थे चिमनीज के अंदर, वो उन सब की, उनके उसके पास एक गोल्डन की थी, और वो खोल देता है, और फिर वो क्या करता है?
उन सबको आजाद कर देता है, फ्री कर देता है, आजादी दे देता है। फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। आगे बात वही उसकी लिबर्टी, sir. यहां पे आप रिलेट भी कर सकती हैं कि वो बात कर रहा है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, ठीक है। और क्या थी? फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड। यहाँ पे उसने वही बात कर दी। वो कहता है फिर एक एंजल उसकी ख्वाब में आता है, उसके पास बड़ी गोल्डन सी की थी, और उसने क्या किया, सबके लॉक खोल दिए और सबको आजाद कर दिया। बच्चे बच्चे चीखते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रिवर की तरफ जाते हैं, अपने मुंह धोते हैं, शाइन और सूरज की तरह चेहरे चमकने लग जाते हैं। समझ आई इतनी? Yes, sir. बाई कैम एन एंजल्स हु हैड अ ब्राइट की, और उसी दौरान एक एंजल आता है, उसके पास बड़ी खूबसूरत की होती है। ही ओपन, देखें ये एक मेटाफोरिकल बात है। जो आपको ये बात लग रही है कि वो एंजल आया, वो तो एक जस्ट उसने क्या किया, इमेजेस यूज की हैं, पर्सोनिफाइड कर दिया है। इसके पीछे कुछ और आइडियाज है। आइडिया क्या? गुडनेस होनी चाहिए, एक लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, गरीब बच्चों को हक मिलना चाहिए, उनको ऐसे ना मारे, उनको उसके अंदर ही ना, कॉफन के अंदर बंद ना कर दें, उसको आजाद करें, उनको लेट देम लिव विद लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड गुडनेस, एंड सो दैट दे एंजॉय देयर लाइफ। दे शुड बी गिवन चांस to work freely, to live freely, to walk freely, to develop freely, to learn, to progress. तो उनको भी सारा कुछ होना चाहिए उनके पास। एंड ही ओपन द कॉफन्स, वो कॉफन को ओपन करता है, एंड सेट देम ऑल फ्री, और उन सबको आजाद कर देता है। यहाँ पे हम बॉडी और सोल की भी बात कर सकते हैं कि बॉडी भी हमारी क्या है, बंद है, और उसे भी किसी एंजल की जरूरत है। जब वो एंजल आएगा तो वो रूह को आजाद कर देगा, बॉडी और सोल। यहाँ पे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन भी इसको ले सकते हैं। Then dawn a green plains, leaping, laughing they run, और फिर वो dawn green plains, वो ग्रीन प्लेन मतलब वो ग्रीनरी के ऊपर चलते हैं, लीपिंग, लाफिंग, और वो भागते हैं, हंसते हैं, दे रन, और वो दौड़ते हैं, एंड वॉश इन द रिवर, और रिवर में नहाते हैं, एंड शाइन इन द सन, और सन में चमकते हैं, मतलब उनके चेहरे चमकते हैं। बच्चों को तो ऐसे एंजॉय करना चाहिए, या बच्चे बेचारे चिमनी साफ कर रहे हैं तो इसलिए उसे दुख होता है, क्योंकि वो मिस्टिक पोएट है, स्पिरिचुअल पोएट है, रोमांटिक पोएट है। Then naked and white, all their bags left behind. अब वो क्या है, वो नेक्ड हैं और बिल्कुल वाइट हैं। All their bag left behind, उसके सबके उनके बैग्स जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं, लेफ्ट बिहाइंड, पीछे पड़े हुए। They rise upon clouds and sports in the wind. They rise upon clouds, ऐसे लगता है कि वो क्लाउड्स के ऊपर राइज हो रहे हैं, एंड सपोर्ट इन द विंड, और वो इसके ऊपर खेल रहे हैं, हवाओं के ऊपर खेल रहे हैं। एंड देन द एंजल टोल्ड टॉम, फिर एंजल उस टॉम को बताता है, इफ ही हैड बी अ गुड बॉय, इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा बच्चा बनेगा? ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, और गॉड जो है वो उसका फादर बन जाए, एंड नेवर वांट जॉय, और इन जॉय को छोड़ के, और वो जॉय नहीं चाहता और गॉड को अपना फादर बना ले। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि गॉड तुम्हारे सारे जितने भी तुम्हारे दुख हैं वो अपने अंदर ले ले, वो तुम्हें अपना फादर बना ले, और तुम इन जॉय को भूल जाओ और सब कुछ तुम्हें मिल जाए, क्योंकि गॉड तुम्हें अपनी आगोश में ले ले, तुम्हें अपना फादर बना ले। देखें, हम चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं। कैसे चिल्ड्रन ऑफ गॉड? कहते हैं ना कि सारे जितने भी लोग हैं वो हम, यानी वो बायोलॉजिकल तो उसके बच्चे नहीं हैं कि हमारा मतलब जैसे हमारे फादर हैं ऐसे तो नहीं है, लेकिन हम वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम गॉड के बच्चे हैं। सारी उसकी फैमिली है, जितने भी इंसान हैं, तो वो गॉड तुम्हें तुम्हारा फादर बन जाए, कहता है ये नहीं अच्छा। टॉम से वो कह रहा है एंजल आगे, एंड सो द टॉम अवोक, और टॉम फिर खड़ा होता है, अवोक उठा, मतलब उसकी आंख खुल गई। एंड वी रोज इन द डार्क, और हम क्या, वी रोज इन द डार्क, हो हम डार्क में कहता सारे उठे, उस अंधेरे से उठे। एंड गॉड विद आवर बैग्स, और हमने बैग उठाए, एंड आवर ब्रशेस टू वर्क, और सारे अपने ब्रशेस जो वो साफ करते थे ना चिमनी, उसके बड़े बड़े ब्रश उन्होंने रखे हुए थे, वो ब्रश पकड़ते हैं। और फिर कहता है द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, मॉर्निंग बहुत ठंडी
ठंडी थी, मतलब ठंड बहुत ज्यादा थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। टॉम ने जब वो ख्वाब देखा तो वो बड़ा वार्म और बड़ा हैप्पी हो गया, खुश हो गया। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। और टॉम साथ ये भी रियलाइज करता है अगर हम सब अपनी ड्यूटीज करेंगे तो फिर हमें परेशानी नहीं होगी। इसके अंदर एक मैसेज है और इसके अंदर दो मैसेज निकल रहे इस लाइन के। चूंकि वो जो काम नहीं करता था उनको पनिशमेंट देते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, तो और वो फिर रियलाइज करता है अगर हम काम करेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मार नहीं मिलेगी, खाना टाइम से मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, और हम पछताएंगे भी नहीं, रिपेंटेंस भी नहीं होगी और हमें हार्म भी नहीं होगा। एक तो मीनिंग ये निकल रहा है। दूसरा मीनिंग ये है कि हम हमारे लिए कि अगर हम अपना काम टाइम पे करेंगे तो हमारी डिवीजन अच्छी आएगी, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, हमें खौफ नहीं होगा, हम फिर ये नहीं सोचेंगे कि मेरी डिवीजन कम आ गई है, मैं परेशान हो गई हूँ। So there are two meanings. So if all do their duty, अगर सारे लोग अपनी ड्यूटी करेंगे टाइम पे, they need not fear harm, तो उन्हें फिर खौफ नहीं होगा। मतलब we need to do time our duty, we have to do our duty in time. अगर हम इन टाइम अपनी ड्यूटीज करेंगे हम परेशान नहीं होंगे। हमारे साथ ये हो सकता है, हमारे साथ वो हो सकता है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी जॉब कंप्लीट नहीं हुई, मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो उन सब को एडवांटेज मिलेगा जो वर्क करेंगे। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, डोंट गो फॉर द परफेक्शन। हम परफेक्शन को हासिल करते करते क्या कर लेते हैं, एक दिन बैठते हैं और एक दिन में भी कहते हैं भाई मुझे सारी परफेक्शन आ जाए। ऐसा बंदा कभी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, ये मेरा तजर्बा है। बिकॉज परफेक्शन डज नॉट कम विद इन वन डे। You need days, years, months, years, and many years, decades, effort. आपको यहाँ पे लोग मिलते होंगे उनके 2 मिलियन फॉलोअर, कईयों के बिलियन फॉलोअर, वो भाई एक दिन से नहीं आए, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस पे। और मैं ये कहूँ यार मेरे एक दिन में बन जाए तो ऐसा तो नहीं होगा, फिर तो मैं परेशान होता रहूंगा। सो परफेक्शन इज another name of the continuous practice. जिस बंदे को ये समझ आ जाए, $1 बिलियन वर्थ ये एक सेंटेंस है। कंटिन्यूस परफेक्शन आती है कंटिन्यूस स्ट्रगल के साथ, हार्डशिप के साथ, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ, कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ, एफर्ट के साथ, इंडेवर के साथ, और डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस्ड एफर्ट के साथ। लें जी।